NZXT के कूलर्स ओवर प्राइस्ड है? वेल, हम आपको इसी चीज़ का आंसर देंगे और बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं NZXT के Z63 ऑल इन वन लिक्विड कूलर को, और रिव्यू करने से ज़्यादा डिस्कस करना चाहते हैं इसके प्राइसिंग स्ट्रक्चर को और क्यों मेरे ख्याल से इसके साथ एक प्राइस प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम लोग बात करना चाहते हैं परफॉर्मेंस की, बिकॉज परफॉर्मेंस इस चीज़ का, इस रिव्यू का सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड उसका रीज़न सिंपल है, बिकॉज इस कूलर की एक्चुअल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। हमने इसको दो प्रोसेसर्स पे टेस्ट किया था, 11900K एंड 3700X। हमारे 3700X के साथ इसने AVX2 जैसे लोड्स पे सिर्फ मुश्किल से 78 डिग्रीज क्रॉस किया, एंड वो भी सिर्फ 50% स्पीड्स के साथ। तो अगर हम लोग 100% स्पीड करते हैं तो वो 76 के आसपास आ जाता है। तो उस मामले में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। 9900K के साथ इसकी परफॉर्मेंस, वेल, सिंपली बात करें तो 9900K को ठंडा करने के लिए हमें एक आइस फैक्ट्री की ज़रूरत है। ये छोटा सा 280 मिलीमीटर का कूलर काफ़ी नहीं है। अगर हम लोग 5 गीगाहर्ट्ज़ एक ओवरक्लॉक की बात करें तो हमारे टेम्परेचर से करीब 100 डिग्री सेल्सियस, जो थोड़े से मेरे ख्याल से ज़्यादा है। नॉर्मल कंडीशंस में इट वाज अंडर 80-85, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी थी। ऑब्वियसली बात है, 2000 RPM पे अगर आप 140 मिलीमीटर के दो फैंस चलाओगे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होगी, एंड दैट्स ट्रू। लेकिन अगर हम लोग एक नॉर्मल कंडीशन की बात करें 1500 RPM या उसके नीचे, तो नॉइज़ काफ़ी अच्छी थी। पंप नॉइज़ की बात करें तो वो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट थी, बिकॉज जो नए जनरेशन का पंप है एसटेक का, वो बहुत ज़्यादा शांत है। तो उस मामले में हमें कोई कंप्लेन नहीं है। ये रहा एक छोटा सा नॉइज़ टेस्ट। चलो, अब हमने परफॉर्मेंस की बात कर ली तो मैं थोड़े और भी जनरल फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये एक 280 मिलीमीटर का ऑल इन वन लिक्विड कूलर है NZXT का, और ये मेरे ख्याल से इनका तीसरा डिज़ाइन है लिक्विड कूलर्स के मामले में। और इसका सबसे बड़ा जो फीचर है वो है इसके पंप हेड पे लगी हुई एक 6 सेंटीमीटर की स्क्रीन, जो काफ़ी कलरफुल है, काफ़ी ब्राइट हो सकती है और आपको बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन शो कर सकती है। इसके अलावा इसका जो रेडिएटर है वो एल्यूमिनियम बेस्ड है। तो फिन्स वगैरह की बात करें, नॉर्मल 20 फिन्स पर इंच है, और इसमें जो ट्यूब्स है वो 400 मिलीमीटर्स की, बहुत मोटी ट्यूब्स नहीं है, फ्लेक्सिबल ट्यूब्स है, पतली ट्यूब्स है, जो हमेशा अच्छी बात रहती है। माउंटिंग के मामले में ये सेम एसटेक का OEM वाला माउंटिंग डिज़ाइन यूज़ करता है, जिसका मतलब ये है कि ये इंटेल AMD के दोनों सिस्टम्स को सपोर्ट करता है। ये साथ में इसका इंस्टॉलेशन मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा आसान है। पार्ट्स मतलब स्विच करना काफ़ी आसान है। आप AMD के लिए जो प्लेट है उसको चेंज कर सकते हैं, हमारे इंटेल के साथ बहुत जल्दी कर सकते हो। इंस्टॉलेशन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी है। ये 4 स्क्रूज वाला डिज़ाइन यूज़ करते हैं, जिसका मतलब ये है कि AMD सिस्टम से भी आपको प्रेशर वगैरह से रिलेटेड जो कूलिंग का डिफरेंस आता है वो नहीं मिलेगा। तो वो एक अच्छी चीज़ है। एज फॉर द पंप इटसेल्फ, एसटेक बेस्ड पंप ही है और ये 7th जनरेशन है। और इसकी एक्चुअल जो चेंजेस है वो बेसिकली क्या है कि इम्पेलर डिज़ाइन इनका काफ़ी चेंज है पुराने सारे जनरेशन के मुकाबले। इसकी जो नॉइज़ परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। पहले से अब बिल्कुल ऑलमोस्ट नो नॉइज़ वाली चीज़ है कि आवाज़ नहीं आती पंप से। ओवरऑल इंस्टॉलेशन बहुत जल्दी हुई। हमने इंटेल AMD दोनों सिस्टम से ट्राई किया और इंस्टॉलेशन करने में हमें मुश्किल से 5-10 मिनट लगे, उससे ज़्यादा नहीं लगा। मतलब दिस इज़ इंक्लूडिंग माउंटिंग द रेडिएटर, माउंटिंग द फैंस। अब इस पंप हेड से निकलती हैं हमारे पास बहुत सारी केबल्स, ऑलमोस्ट लाइक ऑक्टोपस के टेंटिकल्स की तरह यहाँ पे बहुत सारी केबल्स निकलती है, जो सबसे मेरे ख्याल से इसका एक आई वोंट से कि नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट भी यही है इंस्टॉलेशन प्रोसेस का। बिकॉज यहाँ पे मेरे ख्याल से 5 केबल निकलती है ब्रेकआउट वाले पॉइंट से, और एक आपको मिलती है माइक्रो USB केबल, जो यूज़ होती है पंप की स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए और बाकी फीचर्स को एक्सेस करने के लिए भी। केबल का डिज़ाइन, मुझे पहली बात तो ये कि इतना महंगा कूलर होने के बाद भी USB-C केबल क्यों नहीं डाला गया, मुझे समझ नहीं आया। बिकॉज माइक्रो B टाइप कनेक्टर का ये प्रॉब्लम होता है कि उसको सिर्फ आप एक ही ओरिएंटेशन के साथ इंसर्ट कर सकते हो, और इस जगह पे जहाँ पे केबल्स को आपको ऊपर या नीचे मूव करना पड़ सकता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। अगर वो USB-C होती है, आप किसी भी ओरिएंटेशन में कर सकते हो और केबल को कहीं से भी पास कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। वो एक अच्छा फीचर रहता है। जो ब्रेकआउट केबल है ना, उसका मुझे कंसेप्ट अच्छा लगा। इन्होंने ये किया कि अलग अलग कनेक्टर्स यूज़ करने के बजाय इन्होंने एक ही पॉइंट से, एक ही कनेक्टर से सारी पावर केबल, सारी कनेक्शन केबल्स, सारे फैन केबल्स निकाली है। जो कंसेप्ट तो अच्छा है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी और बेटर हो सकती है। पहली बात, ये कनेक्टर काफ़ी चौड़ा है, अगर कनेक्टर छोटा होता तो ज़्यादा इनविजिबल हो जाता। दूसरी तरफ अगर है ना, वायर्स जो है, इतनी सारी वायर्स के लिए कॉम्ब होता वहाँ पे, जैसे स्लीव्ड केबल से कॉम्स आती है, अगर वैसा यहाँ पे भी 2-3 कॉम डाल देते ताकि केबल मैनेज हो सके, वो भी अच्छी बात होती। उसके बाद एक NZXT ह्यू की केबल भी है, जो मुझे लगता है कि NZXT ह्यू, मैं समझ सकता हूँ उन्होंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज वो NZXT
ह्यू इकोसिस्टम को प्रमोट करना चाहते हो, आपको एक इंसेंटिव दे रहे कि आप ये कूलर लगाइए, आप इसके साथ कोई भी NZXT का दूसरा मतलब कोई भी एक्सेसरी आप फ्यूचर में खरीदेंगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ का क्या इंसेंटिव है यहाँ पे। दूसरी तरफ मैं भी रिकमेंड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ARGB कनेक्टर भी दे ही दे, तो ताकि मतलब जो लोग NZXT इकोसिस्टम से नहीं जुड़ना चाहते या खासकर इंडिया में जहाँ पे अवेलेबिलिटी कम है अभी पार्ट्स की, NZXT के पार्ट्स की, तो वहाँ पे वो अपने उनके पास ज़्यादा फ्रीडम ऑफ चॉइस हो कि वो ये पार्ट यूज़ कर सके, वो पार्ट यूज़ करके और डायरेक्टली NZXT कैम्प से उसको कंट्रोल कर सके, वैसा अगर कुछ हो। या फिर इसको मॉड्यूलर बना दें ताकि पूरी केबल ही हटा दें, ताकि आपको एक्स्ट्रा केबल मैनेज करने की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज ये केबल बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है। इसको मैनेज करने में फालतू की केबल पड़ी रहती है अगर आपके पास NZXT का कोई भी एक्सेसरी ना हो तो। एक और चीज़, पंप हेड काफ़ी बड़ा है, स्क्रीन वगैरह की वजह से आप समझ लीजिए जैसे मर्जी हो, ऑब्वियसली स्क्रीन वगैरह की वजह से, बिकॉज मुझे जहाँ तक याद है मैंने एसोटेक का OEM पंप देखा था, वो बहुत स्लिम है। पंप हेड इसका बहुत बड़ा है NZXT के कूलर का, एंड ये एक्चुअली NZXT के Z590 बोर्ड के फर्स्ट रैम स्लॉट को कवर करता है अगर हम लोग ट्यूब्स को 90 डिग्री पे रखते हैं, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप 4 रैम स्टिक्स यूज़ करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्क्रीन के बारे में, एंड आपका सारा रुपया, सारी धन दौलत, आपके ख़ानदान के पैसे यहाँ पे जाएंगे, बिकॉज ये स्क्रीन एक ऐसी इम्प्लीमेंटेशन है जो किसी भी आज तक कूलर में नहीं की गई है। NZXT ऑलरेडी फेमस थी अपने इन्फिनिटी स्टाइल X सीरीज के कूलर्स में वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो जो इन्फिनिटी मिरर वाला लुक था। अब उन्होंने बढ़ा के यहाँ पे एक लिटरली स्क्रीन डाल दी, तो आपकी मर्जी, आप इस पे एनिमे गर्ल्स लगाना चाहते हैं, मीम्स लगाना चाहते हैं, अपनी फोटो लगाना चाहते हैं, या कुछ मर्जी स्पेक्स या मॉनिटरिंग शो करना चाहते हैं। NZXT कैम सॉफ्टवेयर यूज़ करके, जो इनका खुद का ये मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर और कंट्रोलर सॉफ्टवेयर है, तो उसको यूज़ करके आप यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर GIS प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आप है ना अपने PC के टेम्परेचर्स वगैरह शो कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल RGB, नॉट RGB, स्क्रीन इफेक्ट्स या लाइट इफेक्ट्स शो कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट यूज़ है मेरे ख्याल से GIS लगाना। वो मतलब इतना फन फैक्टर है ना, आप है ना लाइक चेंज कर सकते हैं अलग अलग GIS, आपका मूड हुआ तो आप ये कर सकते हैं, दूसरा मूड हुआ तो ये। लिमिटेशन के मामले में यहाँ ज़्यादा कुछ लिमिटेशन है नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं है कि इन्होंने GIS डालने की फैसिलिटी डाली हुई है, अपने रंग वगैरह बदलने की फैसिलिटी डाली हुई है, मतलब बिकॉज इट्स अ लिटरली स्क्रीन, तो वाई नॉट कस्टम टेक्स्ट वगैरह, कस्टम फोटोज़ वगैरह, या फिर कुछ दूसरे स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह डालने का क्यों ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे फोटोज़ डायरेक्टली अपलोड नहीं कर सकता, आपको GIS में कन्वर्ट करना पड़ेगा। GIS की भी लिमिट टेक्निकली उन्होंने लिखी हुई है 20 MB, लेकिन मैंने यहाँ पे 100 MB की एक GIF डाली, वो भी चल पड़ी, तो मुझे समझ नहीं आया, उन्होंने शायद सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया कि कुछ नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट देयर इज ऑप्शन। द स्क्रीन्स ब्राइटनेस एंड द कलर्स आर रियली गुड, और शार्पनेस जो है वो एक सिटिंग डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा शार्प लगती है इमेजेस। ब्लैक GIS थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज स्क्रीन का कॉन्ट्रास्ट रेशियो सबसे बेस्ट नहीं है, खासकर कॉन्ट्रास्ट लेवल्स एंगल्स पे तो बहुत कम हो जाता है। तो ब्लैक यूज़ करने की बजाय इट्स बेटर कि आप बहुत कुछ कलरफुल भर दें स्क्रीन के ऊपर, वो अच्छा लगेगा। अदरवाइज सारा खेल इस स्क्रीन का है, बिकॉज ये कूलर आप बिना स्क्रीन के भी खरीद सकते हैं, एंड वो है X63 मॉडल। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस सेम होने वाली है उस कूलर में और इस कूलर में, सिर्फ वो लुक्स का डिफरेंस है। और यहाँ पे हम लोग हमारे वीडियो के टाइटल के बारे में बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि क्या NZXT के कूलर्स ओवर प्राइस है। प्राइस मैं आपको बता दूँ प्राइस क्या है। इस कूलर का आज के दिन, आज के समय प्राइस है 24,000 रुपये, 24,000 रुपीज़, एंड 24,000 इज़ अ लॉट ऑफ अमाउंट। 24,000 में आप 360 मिलीमीटर के लिक्विड कूलर्स खरीद के 2,000 रुपये, 3,000 रुपये सेव कर सकते हैं एक एयर कूलर बाय करने के लिए, और वो गरीब बच्चों में बांट सकते हैं, अमीर बच्चों में बांट सकते हैं, आपकी चॉइस है। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अगर हम सिर्फ स्क्रीन को हटा दें, ठीक है, इसको एक एज अ बेसिक ऑल इन वन लिक्विड कूलर की तरह कंसिडर करें, 280 मिलीमीटर लिक्विड कूलर की तरह कंसिडर करें, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत कुछ अलग नहीं है। कोर्सर के कूलर्स भी इसी लेवल का परफॉर्म करते हैं, आर्कटिक के कूलर्स ऑलमोस्ट 360 मिलीमीटर वाला इससे बेटर परफॉर्म करता है, ज़्यादा शांत परफॉर्म करता है। इनफैक्ट इनका जो X सीरीज के कूलर्स है वो भी इसी रेंज में परफॉर्म करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी, इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल थर्मल परफॉर्मेंस, ये बिल्कुल सिमिलर है बाकी कूलर्स के साथ। तो क्या आपके पंप हेड पे 6 सेंटीमीटर की स्क्रीन है, उसके लिए लाइक 12 से 15,000 रुपये खर्च करना, एक्स्ट्रा खर्च करना, मतलब इज़ इट गुड, इज़ इट अ राइट थिंग? मैं पहले 3 रीजंस देना चाहता हूँ क्यों प्राइस ज़्यादा हो सकता है। पहली चीज़ ये कि ये मोनोपोली है, यहाँ पे कोई दूसरा कंपटीशन है नहीं। बाकी कंपटीशन में हमारे पास जो स्क्रीन्स की इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही लो क्वालिटी की है या फिर बहुत परफेक्ट नहीं है। जैसे हमारे पास एसस के कूलर्स में स्क्रीन है, हमारे पास
गीगाबाइट है, MSI है, उनके स्क्रीन्स, उनके कूलर्स में भी स्क्रीन्स है एंड उनकी परफॉर्मेंस, स्क्रीन की इम्प्लीमेंटेशन वगैरह अच्छी नहीं है। एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो दैट क्रिएट्स अ मोनोपोली और उसकी वजह से वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। सिंपल बिजनेस है, प्राइस ज़्यादा चार्ज करेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उनका बेनिफिट होगा। दूसरा रीज़न है मेरे अकॉर्डिंगली क्वालिटी एंड ईज़ ऑफ यूज़। आप एक टेक्निकली 5 इंच की स्क्रीन, इससे मतलब इससे दुगनी तिगनी बड़ी स्क्रीन आराम से जाके 4-5 हज़ार रुपये में अपनी मॉनिटर पे, अपने PC पे लगा सकते हैं और उसमें आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। आप क्या उस पर शो कर सकते हो, उसकी क्वालिटी आई डोंट नो, मे बी सब्जेक्टिव, लेकिन इससे बेटर ही होगी। उसको करने के लिए भी आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्क्रीन ढूंढनी पड़ेगी, आपको केबल स्पेशल ऑर्डर करनी पड़ेगी, आपको माउंटिंग हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, मे बी उसका बेजल वगैरह भी बनाना पड़ेगा, फिर उसके लिए वायर्स वगैरह रूट करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो ईज ऑफ इंस्टॉलेशन मेरे ख्याल से काफ़ी इन्होंने उसका अच्छा मतलब एक एग्जाम्पल दिखाया है, इंप्लीमेंटेशन अच्छी की है, क्लीन की है। तो अगले जनरेशन में इनकी परफॉर्मेंस इनकी क्वालिटी तो इंक्रीज ही होगी। एंड तीसरा पॉइंट मेरा उससे रिलेटेड कि बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग, फर्स्ट जनरेशन हमेशा महंगी होती है, फर्स्ट जनरेशन इंप्लीमेंटेशन चाहे वो अच्छी हो बुरी हो महंगी होती है, लेकिन फॉर्चुनेटली इस केस में वो अच्छी हुई। तो ये 3 रीज़न है मेरे ख्याल से जिनका ये मतलब मेजरली चार्ज कर रहे हैं। क्या वो एक नॉर्मल बायर के लिए सूट करता है? अगर हम लोग एक सिंपल एज अ कूलर देखें तो नहीं, सिंपल सी बात है, मैं नहीं एग्री करता कि किसी लिक्विड कूलर के लिए 280 मिलीमीटर लिक्विड कूलर के लिए 24,000 रुपये देने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 25-30 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, आपको एक कस्टम लिक्विड कूल्ड लूप मिल जाएगा, ठीक है, कस्टम लूप मिल जाएगा CPU के लिए, जिसमें आपके पास 360 मिलीमीटर रेडिएटर होगा, रिजर्वॉयर होगा, आपका CPU ब्लॉक होगा और आपकी ट्यूब्स वगैरह इंक्लूडेड होगी, इंक्लूडिंग द डिस्टिल्ड वाटर या फिर कलर्ड पेस्टल्स वगैरह जो भी आपको चाहिए। तो वो सब मिला के भी आपका 30-32 हज़ार में काम हो जाएगा। आई नो कि जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जो लोग ऑलरेडी 9-10 हज़ार रुपये के फ़ैन्स लगा रहे हैं अपने PC में, वो 9-10 हज़ार के RGB एक्सेसरीज़ लगा रहे हैं, वो अपने कमरे में RGB भर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैटर नहीं करेगा, अलग दिखना है। वैसे सच बताऊँ, लियान ली O11 ओनर्स बुरा मत मानना, अगर आप लोग है ना 16 पंखे लगा रहे हैं अपने केस के साथ, आवाज़ भी लगा रहे हैं, आप अलग नहीं लगते, आप सेम वही भीड़ चाल वाले लोग लगते हो। नो ऑफेंस, बट सीरियसली उन लोगों के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप एक ऐसा पर्सन है जिसको परफॉर्मेंस से मतलब है, या मेरे टाइप के लोग हैं जिसको सिर्फ परफॉर्मेंस से मतलब है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता उसमें कितने RGBs है, हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस टाइप के पर्सन के लिए आई थिंक दिस इज़ वे टू मच मनी। अगर आपको स्क्रीन ज़रूरी है देन प्लीज़ गो हेड बाय इट, इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट, काफ़ी अच्छी क्वालिटी वगैरह है, सब कुछ काफ़ी अच्छा है। फॉर दिस प्राइस परफॉर्मेंस के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। आई थिंक मैंने इस कूलर के बारे में सारी चीज़ें कवर कर ली है। अगर आपको फिर भी लगता है कुछ मैंने कवर नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर बताना, और अगर इस वीडियो के बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं बाय बीइंग अ मेंबर, तो प्लीज़ हमारे वहाँ पे नीचे ज्वाइन बटन, आप उसको दबा सकते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं, बिहाइंड द सीन्स फुटेज मिलती है, और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहें, वो वाला उसके रिव्यू के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली बार। टिल देन बाय।